हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आज हम भार्गव एमसीक्यू बुक सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 11 में 275 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायोड वाल्व कैन बी यूज्ड एज। जो डायोड वाल्व होती है उसका जो हम किस तरह से यूज करते हैं। डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी एन ऑक्सीलेटर, ऑप्शन डी ए रेक्टिफायर। तो हमारा जो डायोड वाल्व होता है उसको हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। ठीक है, ये डायोड एक तरह से मतलब रेक्टिफायर ही होता है। इसका काम क्या होता है कि करंट को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन बैंड इज स्मॉल। कि किसमें जो फॉरबिडन बैंड की विड्थ होती है वो किसमें स्मॉल होती है। ऑप्शन ए गुड कंडक्टर में, ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर में, ऑप्शन डी इंसुलेटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारी दो बैंड होती हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो नीचे वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, ये जो बीच की विड्थ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ठीक है, या फॉरबिडन गैप। ठीक है, इसी की बात पूछ रहा है कि किसमें स्मॉल होती है। तो जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है उसमें स्मॉल होती है, और जो गुड कंडक्टर होता है उसमें क्या होती है, जीरो होती है, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, तो स्मॉल हमारा किसमें होगा, सेमी कंडक्टर। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन इंसुलेटर में ऑप्शन ए द वैलेंस बैंड इज पार्शियली filled with electron, option B the conduction band is partially filled with electron, option C the conduction band is filled with electron and valence band is empty, option D the conduction band is empty and valence band is filled with electron। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, एंड वैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो वैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है, किसमें, इंसुलेटर में। और इसमें जो फॉरबिडन बैंड की जो गैप होती है वो कितनी होगी, वो लार्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी रॉन्टजन, ऑप्शन सी वैन लॉग, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, आपको पता ही होना चाहिए। कमेंट करने में मुझे नहीं लग रहा आपको इनका नाम लेने में दिक्कत होगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका कमेंट बताइए कि एक्सरे की खोज किसने की है। ठीक है, गलत मत बता देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे आर प्रोड्यूस। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है ऑप्शन ए ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, ऑप्शन बी ड्यूरिंग न्यूक्लियर explosion, option C when cathode rays are reflected from the target, option D when electron from higher energy state come back to lower energy state। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये वही एनर्जी हमारी एक्सरे के फॉर्म में जनरेट होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू, ऑप्शन ए ब्रेकअप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी चेंज इन एटॉमिक एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, ऑप्शन डी रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरे होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, चेंज इन एटॉमिक एनर्जी लेवल। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल से क्या होता है, हमारी जो गामा रेज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अगर गामा पूछेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, और एक्सरे की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक एनर्जी लेवल में जो चेंजेस होते हैं उससे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डिटरमाइंड बाय। ठीक है, जो एक्सरे की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन ए करंट इन फिलामेंट, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस फिलामेंट, ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैथोड एंड एंटी कैथोड। एंटी कैथोड मतलब एनोड,
कैथोड का उल्टा तो एनोड ही होता है। ऑप्शन डी करंट फ्रॉम हाई टेंशन, ठीक है। हाई टेंशन, जो हाई टेंशन वायर होते हैं जनरेटर से हमारे ट्यूब में आते हैं, उन्हीं को कहते हैं HT, ठीक है, हाई टेंशन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैथोड एंड एनोड, ठीक है। जो कैथोड और एनोड की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन्हीं से डिटरमाइंड होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की, वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे, एक्सरे क्या है? ऑप्शन ए आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी आर डिफ्लेक्टेड इन एनर्जी फील्ड, ऑप्शन सी remain undeflected by both A and B, ऑप्शन डी आर डिफ्लेक्टेड इन बोथ द फील्ड, ठीक है। तो जो हमारा एक्सरे है वो किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिमेन अनडिफ्लेक्टेड बाय बोथ ए एंड बी, ठीक है। एक्सरे पे ना ही हमारे को चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, मास भी जीरो होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का क्वेश्चन है, एक्सरे आर यूज्ड टू, एक्सरे का जो यूज लेते हैं रेडियोथेरेपी में वो क्या यूज लेते हैं? ऑप्शन ए डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ट्रीट कैंसर, ऑप्शन सी डिटेक्ट फुल इन रेडियो रिसीवर, ऑप्शन डी डिटेक्ट हार्ट डिजीज। तो ये तो सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारा कैंसर की ट्रीट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी में एक्सरे का यूज लेते हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब डिपेंड ऑन, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट एक्सरे वेवलेंथ होती है एक्सरे की वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए द करंट इन एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन बी वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ द ग्लास इन ट्यूब, ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, ठीक है। हम जितना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो उतनी ज्यादा ही हाई फ्रीक्वेंसी की हमारी एक्सरे निकलती है, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ मतलब लो फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा कौन डिसाइड करता है? ये हमारा वोल्टेज, ठीक है, या फिर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये किसके वजह से होता है? केवीपी, ठीक है। ये हमारा किस पे डिसाइड होता है? केवीपी पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्सरे ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड एक्सरे बीम इज इंक्रीज बाय, कि एक्सरे ट्यूब में जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन फिलामेंट करंट, फिलामेंट का जो करंट है उसको इंक्रीज करने से, ऑप्शन बी डिक्रीज इन फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट का डिक्रीज करने से, ऑप्शन बी इंक्रीज इन टारगेट पोटेंशियल, ऑप्शन डी डिक्रीज इन टारगेट पोटेंशियल। तो जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? फिलामेंट करंट पे। फिलामेंट करंट को इंक्रीज करने पे जो इंटेंसिटी है एक्सरे की वो इंक्रीज्ड होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यह डिक्रीज पूछा होता तो हमारा फिलामेंट करंट को डिक्रीज करने पे उसकी इंटेंसिटी, फिलामेंट करंट क्या मतलब MA, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोजले लॉ रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन ए वेवलेंथ एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ऑप्शन बी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारा जो लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके बीच का रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हाई एटॉमिक नंबर को हिट करता है, टारगेट को हिट करता है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए ओनली हीट प्रोड्यूस, खाली हीट निकलती है, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड, कॉन्टिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ब्रह्मस्त्रंग एक्सरे, ऑप्शन ए ओनली कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस, कॉन्टिन्यूस एक्सरे यानी ब्रह्मस्त्रंग एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही से प्रोड्यूस होती है, ऑप्शन डी हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होती है एंड कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्यूस। तो ये हम सबको पता है कि भाई हीट भी प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ एक्सरे भी। एक्सरे भी कौन? ब्रह्मस्त्रंग और कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही होते हैं, ठीक है।
जो इंटरेक्शन विद एटम में आप पढ़ेंगे 4 तरह के होते हैं, जिसमें 2 में हीट निकलती है और 2 में एक्सरे, एक में हमारे कौन से कैरेक्टरिस्टिक और एक में ब्रह्मस्त्र। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने पर स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब, जो स्ट्राइक करते हैं एनोड ऑफ एक्स-रे ट्यूब पर, ठीक है, उनको अगर इंक्रीज करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ रिजल्टिंग एक्स-रे वुड इंक्रीज, कि इनमें से जो भी पैरामीटर दिए गए हैं उनमें से किसमें एक्स-रे मतलब क्या इंक्रीज हो गए। ऑप्शन ए कि पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी उससे, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी इंटेंसिटी। तो इसमें क्या इंक्रीज हो जाएगा, हमारा इंटेंसिटी। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ एक्सरेज की बात कर सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात करें कि बहुत ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किससे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन, हमारे एमए से, नंबर एमए इंक्रीज करने से। ठीक है, तो एमए इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जो हमें एक्सरेज मिलेगी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा इंटेंसिटी को इफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे इज ऑफ, कि जो हमारा सॉफ्ट एक्सरे होता है वो और जो हार्ड एक्सरे होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किससे शो होता है, उनकी वेलोसिटी से, उनकी इंटेंसिटी से, उनकी फ्रीक्वेंसी से, उनके पोलराइजेशन। तो किससे होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कि कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो हार्ड एक्सरे, अगर कम फ्रीक्वेंसी की है तो सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 291, व्हेन टू कॉइल आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, कि जब दो कॉइल को बहुत ही पास प्लेस करते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन वन कॉइल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल में चेंज होता है, इंड्यूस एन ईएमएफ इन अदर कॉइल, द फेनोमेना इज नोन एज। ठीक है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी एडी करंट कहते हैं, ऑप्शन सी एसी जनरेटर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फैराडे लॉ स्टेट दैट, फैराडे लॉ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, magnitude of the induced EMF is inversely proportional to the rate of change of magnetic flux. Option B, direction of induced EMF is always opposite to change of magnetic flux. Option C, magnetic नहीं होगा, magnitude होगा यहाँ पे, magnitude flux of the induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. Option D, यहाँ भी magnitude होगा, magnitude flux of induced EMF is proportional to the rate of change of electric flux. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो ये भी सही होता। ठीक है, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वर्सली दिया हुआ था इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग, कि डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को फाउंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा लॉ यूज करते हैं। ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडे लॉ, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हम करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है ये, इसमें देखिए हाथ को हम इस तरह रखते हैं, जो हमारा थंब होता है ऊपर की तरफ, ये क्या बताता है, एक्शन, हाँ, जो हमारा थंब होता है वो क्या बताता है, हमारे मोशन को बताता है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड बताती है,
और जो हमारी सेकंड फिंगर होती है वो करंट की डायरेक्शन की बात करती है, ठीक है, करंट की बात करती है। तो यही हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज डब्ल्यू.सी. रॉन्जन? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन क्या थे? कैनेडियन टेक्नोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन रेडियोलॉजिस्ट थे, ऑप्शन सी जर्मन फिजिसिस्ट थे, ऑप्शन डी फार्मर थे। तो क्या थे डब्ल्यू.सी. रॉन्जन? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जर्मन फिजिसिस्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 295 कह रहा है रॉन्जन रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, कि फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज रॉन्जन को कब मिला था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन 1901, ऑप्शन 1905, ऑप्शन डी 1921। तो कब मिला था? 1901 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे फोटॉन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब आर, कि जो भी एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? ऑप्शन ए होमोजेनस एनर्जी, उनकी सारी एनर्जी होमोजेनस सबकी सेम होती है जितने भी एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन बी हेट्रोजेनस, अलग अलग एनर्जी की होती हैं। ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो भी एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं वो सारी अलग अलग एनर्जी की होती है, ठीक है। उनमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो सब सेम नहीं होता, सब अलग अलग एनर्जी की होती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेट्रोजेनस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन टारगेट इज, कि जो टंगस्टन होता है, ठीक है, टारगेट अगर हम इग्नोर भी कर दें तो मेन हमसे सिर्फ टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1480 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 3370 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3370 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट शायद ये होता है 3374, ठीक है, ठीक है, बट अप्रॉक्स में हमेशा क्वेश्चन यही पुटअप करता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब हैव एन एनोड एंगल बिटवीन, कि जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब होता है उसमें जो एनोड एंगल होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है वो एंगल, ऑप्शन बी कह रहा है 3 से 9 डिग्री के, ऑप्शन सी 12 से 15, ऑप्शन डी 15 से 25, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं एनोड एंगल होता कहाँ है। सबसे पहले ये मैंने बना दिया एनोड, ठीक है, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया एनोड, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ठीक है, जो झुका हुआ है, ये जो एंगल है ये एनोड एंगल है, ठीक है। अब ये ज्यादा है, ठीक है, किसी किसी में ये कम होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो यही जो एंगल होता है वही हमारा एनोड एंगल कहलाता है। तो होता कितना है? ये 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। किसमें? डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में। ये याद रखिएगा कि डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में होता है 12 से 15, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल एनोड एंगल कितना? 6 डिग्री का इज यूज्ड फॉर स्पेशल टेक्निक सच एज, कि एक 6 डिग्री का स्मॉल एनोड एंगल यूज किया जाता है एक स्पेशल टेक्निक का, सच एज कौन सी? ऑप्शन ए सीईसीटी में, ऑप्शन बी एंजियोग्राफी में, ऑप्शन सी डेक्रोसिस्टोग्राफी में, ऑप्शन बी हिपैटिक बाइलरी सिस्टम में। तो किस में यूज किया जाता है? एंजियोग्राफी में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंजियोग्राफी में स्मॉल एनोड एंगल कितना? 6 डिग्री का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एनोड एंगल कम होता है तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट कम होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इफेक्टिव फोकल स्पॉट कम होता है तो जो हमें रेजोल्यूशन मिलता है वो अच्छा मिलता है, इसलिए हम एंजियोग्राफी में स्मॉल एनोड एंगल यूज करते हैं। अब इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है, कैसे कम होता है, तो आपको समझा दूं कि जैसे ये हो गया हमारा, क्या हो गया? एनोड एंगल हो गया, ठीक है। एनोड एंगल देखिए इसमें मैंने बहुत कम बनाया है। अब कैसे? ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे आके इस पे गिरे, ये जो बीच के इनका गैप है टोटल, मतलब जो थिकनेस मान लो, वो हमारा क्या होगा? एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है, एक्चुअल फोकल स्पॉट।
ठीक है। अब ये जो हमें नीचे मिले एंगल की वजह से उनके बीच का जो गैप होगा, ये है हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ठीक है। अब यही कम होने की वजह से हमें जो रेजोल्यूशन मिला वो हमें बहुत ही अच्छा मिला। तो एनोड एंगल कम है तो रेजोल्यूशन ज़्यादा है। अब यहीं पे अगर हम देखें कि अगर एनोड एंगल ज़्यादा कर दिया जाए तब क्या होगा, तो अब देखिए उसकी तुलना में तब भी मैंने इतना ही एक्चुअल फोकल स्पॉट दिया था और यहाँ पे हमें इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो मिला वो हमें ज़्यादा मिला, यहाँ कम मिला। तो मतलब जो एनोड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इफेक्टिव फोकल स्पॉट के। ठीक है, यही रिलेशन होता है दोनों के बीच का। तो हमारा एंजियोग्राफी में स्मॉल एनोड एंगल यूज करते हैं, कितना करते हैं, 6 डिग्री का करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हील इफेक्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी लाइन फोकस प्रिंसिपल बोलते हैं, ऑप्शन सी स्पेस चार्ज बोलते हैं, ऑप्शन डी इफेक्टिव फोकल स्पॉट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, होता क्या है, कहाँ होता है, किस रीजन से होता है, अब ये जानते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, कैथोड ये मैंने बना दिया फोकसिंग का। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब होता क्या है कि इसको हम एमए दिए, यानी ट्यूब करंट दिए। ट्यूब करंट का काम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करना। तो वो हमने एवरेज ही दिया कि जितने हमें जरूरत थे। ठीक है, बट हमने किया क्या कि जैसे एमए हमने, चलो मान लिया एमए हमने ज़्यादा दिया, बट जो केवीपी दिया वो मैंने क्या किया, बहुत कम दिया। केवीपी क्या है, केवीपी हमारा जो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का। ये करता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करके एनोड पर आते हैं। ठीक है, जहाँ पे टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं। तो होता क्या, केवीपी हमने कम दिया, एमए हमने ज़्यादा दिया या जितना देना चाहिए था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे निकले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे निकले निकले और यहाँ पे इकट्ठा होते चले गए और यहाँ पे एक क्लाउड बना लिया। ठीक है, इसी को हम स्पेस चार्ज बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका एडिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, एडिशन इफेक्ट, दो नाम होते हैं। स्पेस चार्ज आए तो भी आप समझ जाना, एडिशन इफेक्ट आए तो भी आप समझ जाना। अब ये किस रीजन से होता है, लो केवीपी की वजह से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया कि स्पेस चार्ज किस रीजन से होता है, लो केवीपी की वजह से होता है। होता क्या, केवीपी कम दे रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेवल करके एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ पे इकट्ठा होता चला जा रहा है। इकट्ठा होते होते एक क्लाउड, एक बादल बना लेता है, इसी को हम स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है, हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम स्कॉलर पे मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं, इससे पहले वाली क्लास के भी अपलोड हो चुके हैं, ये भी अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।